नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संजू सिन्हा, गवर्नमेंट पीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग से। मैं आज आपको रीजनरेशन या पुनरुद्भवन एवं उसके मैकेनिज्म के बारे में बताना चाहूँगी। साथियों, रीजनरेशन ये आपके सिलेबस के बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर 2 के यूनिट 5 का भाग है। रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन शरीर में निर्माण की वह क्षमता है जिससे शरीर के टूटे हुए भाग की मरम्मत होती है या कटे हुए अंगों का पुनर्निर्माण होता है। प्राणियों में विकास की क्षमता कुछ अंगों से लेकर पूरे शरीर तक में हो सकती है। सरल संरचना वाले जीवों में रीजनरेशन की क्षमता अधिक होती है। रीजनरेशन की प्रक्रिया प्रायः सभी इनवर्टिब्रेट्स एवं वर्टिब्रेट्स में देखी जाती है। उदाहरण के स्वरूप हम देख सकते हैं कि यदि छिपकली की पूंछ को काटा जाए तो कुछ समय पश्चात वहां से नई पूंछ का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार पक्षियों में चोंच तथा मनुष्यों में लीवर, पेशियां, त्वचा की बाह्य सतह एवं रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। रीजनरेशन की प्रोसेस को सर्वप्रथम अब्राहम टेम्बले ने 1744 में बताया था। रीजनरेशन 5 प्रकार के होते हैं: एपिमॉर्फिक रीजनरेशन, मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन, हेटेरोमॉर्फिक रीजनरेशन, सुपर रीजनरेशन एंड वोल्फियन रीजनरेशन। पहला प्रकार है एपिमॉर्फिक रीजनरेशन। इसे सर्वप्रथम मॉर्गन ने बताया था। इसके अंतर्गत शरीर का टूटा हुआ या कटा हुआ भाग कोशिकाओं में वृद्धि करके एवं डिफरेंशिएशन के द्वारा निर्मित होता है, जैसे सेलामेंडर में लिम्ब या पाद का निर्माण, छिपकली में पूंछ का निर्माण आदि। इस प्रकार का रीजनरेशन हायर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। दूसरा प्रकार है मॉर्फोलैक्सिस। इसमें यदि किसी एनिमल के शरीर को 2 या 2 से अधिक भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग पूर्ण जीव या कंप्लीट एनिमल में विकसित हो जाता है। इसके अंतर्गत कुछ कोशिकाओं से जीव के भागों का पुनर्गठन होता है, जिससे नए अंग का निर्माण होता है। जैसे आप देख सकते हैं, यदि हाइड्रा के शरीर को 3 भागों में काट दिया जाए तो जो ऊपरी हिस्सा है, हेड वाला रीजन, वो निचले बेसल पार्ट का निर्माण कर लेता है। जो निचला हिस्सा है वो ऊपरी हिस्से का निर्माण कर लेता है, और वो जो बीच वाला पोर्शन है उसमें ऊपरी और बेसल दोनों पार्ट का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार एक हाइड्रा के 3 टुकड़े से 3 कंप्लीट नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। तीसरा प्रकार है हेटेरोमॉर्फिक रीजनरेशन। इसके अंतर्गत यदि किसी एनिमल के बॉडी पार्ट को रिमूव कर दिया जाए या निकाल दिया जाए तो उसके स्थान पर भिन्न अंग विकसित होते हैं। जैसे यदि प्लेनेरिया के आंखों को उसके शरीर से रिमूव कर दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात आई स्टॉक के नियरेस्ट पार्ट से में आंख का एवं उसके डिस्टल पार्ट में या दूरस्थ भाग में तंत्रिका गुच्छ या नर्व गैंग्लियन का निर्माण होता है। चौथा प्रकार है सुपर रीजनरेशन। जैसा नाम से स्पष्ट है, इसके अंतर्गत यदि किसी अंग या बॉडी पार्ट को इसके अंतर्गत किसी अंग या बॉडी पार्ट का अधिक संख्या में निर्माण होता है। जैसे यदि प्लेनेरिया के सिर में एक लंबवत गहरी काट लगा दी जाए तो ये जो इसे 2 अलग कंप्लीट अलग हिस्सों में नहीं करते, एक गहरी खांच बना देते हैं, तो इसके जो दोनों भाग हैं सिर के, दो अलग अलग नए सिर का निर्माण कर लेते हैं, और इस प्रकार 2 सिर वाले प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है। इनके अतिरिक्त एक विशेष प्रकार का रीजनरेशन भी एनिमल्स में देखा गया है, जिसे वोल्फियन रीजनरेशन कहते हैं। इसका वर्णन सबसे पहले वोल्फ ने 1935 में किया था। यह यूरोडेल्स एवं एन्यूरेंस में पाया जाता है। इसके अंतर्गत यदि न्यूट की आंख के लेंस को रिमूव कर दिया जाए तो अनइंजर्ड आइरिस से नए लेंस का निर्माण होता है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि ओरिजिनल लेंस का निर्माण या डेवलपमेंट एपिडर्मल एक्टोडर्म से होता है, जबकि रीजनरेटिंग लेंस का निर्माण आइरिस से होता है। आइरिस का ओरिजिन न्यूरोएक्टोडर्म से होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें किसी ऑर्गन का रीजनरेशन उसके एम्ब्रियोनिक टिश्यू से ना होकर किसी अन्य प्रकार के टिश्यू से होता है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन में
की जो विधि है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल प्रकार की विधि है, जिसे हम इन दो चरणों में देख सकते हैं। पहला मॉर्फोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स के रूप में। मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि यदि सेलामेंडर के लिम्ब को काट दिया जाए तो किस प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स होंगे। सबसे पहले इसमें जो इवेंट्स हैं वो क्रमबद्ध इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले जहां कट लगाया जाता है, उस कट के स्थान पर जो रक्त का बहाव होता है उसे रोकने के लिए रक्त का कोएगुलेशन होता है, जिससे रक्त प्रवाह बंद हो जाता है। इसके बाद त्वचा की एपिडर्मिस के स्थान पर जो उसके अंदर जीवित कनेक्टिव टिश्यूज हैं, वो उनके द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ से ये कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ से नई कोशिकाओं का निर्माण होगा और इसके ऊपर एक लेयर बनती जाती है जिससे घाव भरने लगते हैं। इसको घाव का भरना कहते हैं। इसके बाद रीजनरेशन बड का निर्माण होता है। इसमें घाव की सतह पर कोशिकाएं एकत्रित होने लगती हैं। इससे घाव के ऊपर एपिथेलियल सेल्स का एक लेयर बन जाता है जिसे ब्लास्टेमा या रीजनरेशन बड कहते हैं। ये ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन हो गया, एपिडर्मिस सेल्स की कोशिकाओं का इकट्ठा होना, ब्लास्टेमा का निर्माण हो गया। ब्लास्टेमा जो है वो अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइम सेल्स का जो है एक समूह होता है। ये कोशिकाएं डिफरेंशिएशन या भिन्नित होने के पूर्व निरंतर वृद्धि करती रहती हैं और एक बड़ा मांस बना लेती हैं और कोन के आकार में परिवर्तित हो जाती हैं। कुछ समय पश्चात ये कोन चपटा होने लगता है। ये आप देख रहे हैं, ये कोन के आकार में परिवर्तित हो गई, फिर धीरे से ये कोन चपटा होने लग जाता है और इसमें से डिजिट्स का डेवलपमेंट होने लगता है, डेवलपमेंट दिखाई देता है, जिसके बाद पूर्ण उपांग का निर्माण हो जाता है और एक सेलेमेंडर में यह प्रक्रिया लगभग 75 दिनों में पूर्ण होती है। इन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के साथ ही साथ इसमें कुछ तरह के हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स भी होते हैं। जैसे जब घाव पूरी तरह से भर जाता है तो सतह पर उपस्थित कोशिका में डिफरेंशिएशन प्रारंभ हो जाता है। जो ये कोशिकाएं हैं, यहाँ पर ये रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये जो सतह पर उपस्थित कोशिकाएं हैं इसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा और ये डिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं वो मेसेनकाइम सेल्स होती हैं। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएशन के कारण बहुत अधिक संख्या में मेसेनकाइम सेल्स जो हैं इस ब्लास्टेमा के नीचे एकत्रित हो जाती हैं, जिससे प्राइमरी ब्लास्टेमा कोन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद डिफरेंशिएशन रुक जाता है एवं जो इस वुंड के समीप की कोशिकाएं हैं, नजदीक की कोशिकाएं हैं, ब्लास्टेमा सेल्स, ये माइटोटिक डिवीजन के द्वारा आकार में वृद्धि करती हैं। इसके बाद रीजेनरेटिव बड के समीप की सेल्स माइटोसिस डिवीजन के द्वारा एवं सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कार्टिलेज, बोन्स, नर्व्स एवं कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करती हैं एवं एक फंक्शनल लेग का निर्माण हो जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में लगभग 75 दिन लगते हैं। Then physiological processes during regeneration. रीजनरेशन के समय कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं? पहली कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, फिर एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस में निम्न क्रियाएं होती हैं। जैसे पहला इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जो किसी भी शरीर के किसी भाग के क्षतिग्रस्त होने पर प्रोटियोलिटिक एंजाइम की क्रिया में अत्यधिक वृद्धि होती है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कैथाप्सिन एवं डाइपेप्टाइडेज जो होते हैं वो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को सबसे पहले खत्म करते हैं। ये जो दो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है वो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को खत्म कर देती हैं। उसके पश्चात घाव के समीप की कोशिकाओं को डिफरेंशिएट करती हैं। इसके बाद प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के कारण मुक्त एमिनो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। डैमेज सेल का आरक्यू या रेस्पिरेटरी कोशेंट या श्वसन क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बनता है जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में एकत्रित हो जाता है। रीजनरेशन की प्रारंभिक अवस्था में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज
कम स्तर पर सक्रियता दर्शाता है। प्रारंभिक अवस्था में पीएच कम हो जाता है एवं परिशुद्ध ऑक्सीजन का कंजम्पशन कम हो जाता है। इसी प्रकार इसके बाद एनाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें पीएच सामान्य हो जाता है, ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, लैक्टिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है, श्वसन क्वथनांक या रेस्पिरेटरी कोशेंट बढ़ जाता है एवं केंद्रिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है जो कि सेल डिवीजन में काम आते हैं। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रीजनरेशन के ऊपर अपना प्रभाव दिखाते हैं? इसमें पहला है तापमान। उच्च ताप पर रीजनरेशन की प्रक्रिया जो है वो तीव्र गति से होती है, किंतु अत्यधिक तापमान एवं 3 डिग्री से कम तापमान पर यह प्रोसेस बंद हो जाती है, माने अधिक तापमान और कम तापमान पर रीजनरेशन की क्रिया नहीं होती। दूसरा है फूड या भोजन। रीजनरेशन में भोजन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, किंतु पोषण के यदि भोजन कम दिया जाए जंतु को रीजनरेशन प्रोसेस के समय, तो भोजन की कमी से पोषण या न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिसके कारण नवनिर्मित अंगों के आकार या साइज पर प्रभाव अंतर आ सकता है। उसके बाद है ऑक्सीजन की सांद्रता। यह रीजनरेशन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। अतः अगर कोई एक्वेटिक एनिमल है तो पानी में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, रीजनरेशन की प्रक्रिया उतनी तेज होती है। विद्युत धारा, जो हल्का विद्युत क्षेत्र या कम करंट जो है वो पुनरुद्भवन या रीजनरेशन में सहायक होता है। विकिरण या रेडिएशन जो है ये रीजनरेशन की क्रिया में बाधक होते हैं। अल्फा गामा रेज की उपस्थिति में रीजनरेशन की क्रिया बंद हो जाती है। अब हम देखते हैं, हमने रीजनरेशन को पूरा पढ़ लिया। अब किन किन ग्रुप में किस प्रकार का रीजनरेशन पाया जाता है, तो हम रीजनरेशन की क्रिया लगभग सभी इनवर्टिब्रेट्स एवं वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोआ में रीजनरेशन की क्षमता बहुत अधिक विकसित होती है। यदि अमीबा के कई टुकड़े कर दिए जाएं, तो वो प्रत्येक टुकड़ा जिसमें उसके न्यूक्लियस का छोटा सा भी पार्ट होगा वो एक नए अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉरीफेरा समूह में स्पॉन्जेस में रीजनरेशन बहुत तेजी से होता है और बहुत अधिक क्षमता होती है। अगर स्पॉन्जेस को की सेल्स को मसलिन क्लॉथ्स में रगड़ कर अलग कर दिया जाए और इन सेल्स को कल्चर मीडिया में रखा जाए तो ये बहुत जल्दी एकत्रित होकर नए स्पॉन्ज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी प्रकार सिलेंट्रेटा में हाइड्रा में पुनरुद्भवन की क्षमता अत्यधिक विकसित होती है। यदि हाइड्रा के 2 भाग कर दिए जाएं तो अग्रभाग पश्च भाग का एवं पश्च भाग अग्रभाग का निर्माण कर लेते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीस में ग्रुप में प्लेनेरिया में भी हाइड्रा की भांति रीजनरेशन की क्षमता अत्यधिक होती है। निमेटोड में रीजनरेशन की क्षमता बहुत कम पाई जाती है। एनेलिडा समूह के अधिकांश सदस्यों में रीजनरेशन की क्षमता सीमित होती है। इनमें केवल कुछ ही खंडों का निर्माण रीजनरेशन के द्वारा होता है, संपूर्ण शरीर का निर्माण या किसी ऑर्गन का निर्माण नहीं हो पाता। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में रीजनरेशन सीमित रूप में पाया जाता है, जैसे क्रस्टेशियन में उपांग पुनः निर्मित हो सकते हैं। कीटों में केवल लार्वल स्टेजेस में ही उपांगों का रीजनरेशन होता है। इस समूह के प्राणियों में ऑटोटॉमी की क्रिया भी पाई जाती है, जिसमें एनिमल स्वयं अपने उपांग को किसी अनफेवरेबल कंडीशन में गिरा देते हैं। इसके पश्चात उसके घाव के चारों ओर एक काइटिनस रिंग बन जाती है, जिससे बाद में नए उपांग विकसित हो जाते हैं। मोलस्का समूह में रीजनरेशन की क्षमता बहुत कम होती है। ऑक्टोपस, सीपी आदि में केवल भुजा या आम का रीजनरेशन होता है, जबकि एकाइनोडर्मेटा में रीजनरेशन की क्षमता अत्यधिक विकसित होती है। इसी प्रकार उच्च प्राणियों या हायर एनिमल्स में रीजनरेशन के तौर पर मछलियों में फिन्स का रीजनरेशन होता है। अगर फिन्स में किसी तरह का छोटा फूट हो गया या कट लग गया तो नए फिन्स बन जाते हैं। एम्फीबिया समूह में सेलामेंडर एवं एक्सोलोटल लार्वा के लिम्स, पूंछ, बायगिल, जॉस, इंटेस्टाइन एवं आंख का निर्माण रीजनरेशन के द्वारा हो सकता है। रेप्टिलिया में छिपकलियों में पूंछ गिराने की क्षमता होती है, जिसका रीजनरेशन होता है। नवनिर्मित पूंछ जो होते हैं वो सामान्य पूंछ से थोड़े भिन्न होते हैं। पक्षियों में चोंच या बीक में रीजनरेशन देखा गया है। इसी प्रकार स्तनी प्राणियों के शरीर में
किसी अंगों का निर्माण रीजनरेशन से नहीं होता, किंतु क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत रीजनरेशन के द्वारा होती है। इसके अतिरिक्त बाह्य एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, इंटेस्टाइन की इंटरनल त्वचा या कुछ मात्रा में स्तनी प्राणियों में लिवर सेल में भी रीजनरेशन देखा जाता है। तो साथियों, इस प्रकार हमने देखा कि रीजनरेशन एनिमल्स की लाइफ में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। थैंक यू।